प्यारे बच्चों, मैं वीरेंद्र कुमार सिंह, प्रवक्ता, राजकीय जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर से। आज हम आपके समक्ष लाए हैं कणों के निकाय तथा घूर्णी गति का भाग 6। इस अध्याय में उन तथ्यों को पहले देख लेते हैं जिस पर आप अध्यापन करेंगे। तो आइए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं कि हमारे आज के शिक्षण बिंदु क्या होंगे। और उस शिक्षण बिंदु में पहला है भूमिका, बल आघूर्ण एवं कोणीय संवेग, इस पर भी आप अध्ययन करेंगे। कण पर आरोपित बल आघूर्ण, इसका भी अध्ययन करेंगे। बल आघूर्ण की गणितीय परिभाषा क्या होती है, ये भी आप देखेंगे। बल आघूर्ण संबंधी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। कोणीय संवेग देखेंगे आप। बल आघूर्ण एवं कोणीय संवेग में संबंध देखेंगे। उसके पश्चात हम लोग 2 आंकिक प्रश्नों को भी हल करेंगे और लास्ट में आपको एक गृह कार्य दिया जाएगा और आज का व्याख्यान यहीं पर समाप्त होगा। प्यारे बच्चों, आइए हम लोग देखते हैं बल आघूर्ण और कोणीय संवेग। आप इसके पहले बल और बल से संबंधित जो उसके प्रगुण है उसका अध्ययन आप कर चुके हैं। साथ ही साथ आप को रेखीय संवेग क्या होता है ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। और रेखीय संवेग द्रव्यमान और वेग के बीच क्या संबंध होता है, अर्थात रेखीय वेग के लिए समीकरण का भी आपने अध्ययन किया है। आइए अब हम आपको ऐसी 2 राशियों से अवगत कराएंगे जो 2 सदिशों के सदिश गुणन के रूप में परिभाषित किया जाता है। और ये सदिश राशियां कणों के निकाय विशेषकर दृढ़ पिंडों की गति का विवेचना करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। आप 2 सदिशों का सदिश गुणन पढ़े हैं। जैसे मान लीजिए एक हो गया वेक्टर ए, वेक्टर दूसरा वेक्टर बी है, तो दोनों का जो वेक्टर प्रोडक्ट होगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी से प्रदर्शित होगा। और परिभाषा द्वारा देखा जाएगा कि ये बराबर होता है ए बी साइन ऑफ थीटा इंटू यूनिट वेक्टर एन, जहां यूनिट वेक्टर एन वेक्टर ए और वेक्टर बी के तल के लंबवत दिशा में होता है। इस चीज को आप देखिए। साथ ही साथ ये जो 2 राशियां हैं यानी बल आघूर्ण और कोणीय संवेग, ये वेक्टर प्रोडक्ट के सभी गुणों का ये पालन करती हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं कि कण पर आरोपित बल आघूर्ण होता क्या है। तो बल आघूर्ण को समझने के लिए सर्वप्रथम हम 2 उदाहरण पर विचार करते हैं। आप अपने घरों में देखे होंगे दरवाजे पर जो हत्था लगाता है वो कब्जे से दूर लगाया जाता है। ऐसा क्यों? इस प्रश्न का उत्तर इसी व्याख्यान में आपको मिल जाएगा। एक उदाहरण पहले देखिए। किसी दीवार पर कील से लटकी छड़ जो कि एक दृढ़ पिंड है के निचले सिरे पर क्षैतिज बल लगाने पर छड़ कील के परितः घूर्णन गति करने लगती है। जैसे मान लीजिए आपका एक ये हो गया दृढ़ छड़ और इसको एक कील के सहारे आपने एक दीवार से टांग दिया है। और यहाँ पर जैसे ही आप एक क्षैतिज बल लगाते हैं वेक्टर F, तो इसी कील के परितः ये घूर्णी गति करना शुरू कर देती है। अब हम लोग दूसरे उदाहरण पर विचार करते हैं। उदाहरण 2 देखिए। किसी दरवाजे के हैंडल पर बल लगाने पर दरवाजा भी एक दृढ़ पिंड है, कब्जों से होकर गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर अक्ष के परितः घूमने लगता है। ये देखिए यहाँ पर 2 कब्जों को हम फिट कर दे रहे हैं। एक कब्जा ये हो गया, इस ए मान लीजिए, दूसरा कब्जा ये हो गया, इसे आप लोग बी मान लीजिए। इसी 2 कब्जों से आपने एक दरवाजा लगा दिया। ये वो ऊर्ध्वाधर अक्ष है जो कब्जों से होकर के जाती है। जब यहाँ पर आप एक बल लगाते हैं तो इस बल के प्रभाव के अंतर्गत ये दरवाजा जो कि दृढ़ पिंड है इसी ऊर्ध्वाधर अक्ष के परितः घूमने लगती है। तो इन उपरोक्त उदाहरणों में देखा जाए तो यहाँ पर जो चाहे पहले छड़ हो या अब दरवाजा जो घूम रहा है वह बल के कारण है।
के कारण है। अर्थात ये भी स्पष्ट है कि अगर हम लोग बल न लगावें तो पहले उदाहरण में न तो छड़ और दूसरे उदाहरण में न तो ये दरवाजा अपने इस घूर्णन अक्ष के परितः घूमेगी। लेकिन क्या इसका तात्पर्य बल ही है? नहीं। अब आइए, अगर देखिए पहले ही उदाहरण में हम बल को ऐसी जगह आरोपित करें जो कि उस कील के क्षैतिज समांतर हो, तो उस स्थिति में आपकी वो जो छड़ है वह नहीं घूमेगी। दूसरी स्थिति में अगर ये जो बल आप F यहाँ लगाए हैं दरवाजे पर, आप इसे घूर्णन अक्ष पर लगा दीजिए, तो घूर्णन अक्ष पर भी लगाने पर ये देखेंगे कि आपका जो ये दरवाज़ा है ये घूर्णन गति यानी कि गति नहीं करेगा, यानी अक्ष के परितः ये घूमेगा नहीं। तो इसका तात्पर्य ये है कि यहाँ जो गति हो रही है वह गति बल के प्रभाव के कारण है, बल के प्रभाव के कारण है। अर्थात अब हम लोग बल आघूर्ण को इस प्रकार से परिभाषित करेंगे कि किसी पिंड पर आरोपित बल का वह प्रभाव जो पिंड में किसी घूर्णन अक्ष के परितः है घूर्णन गति करने के लिए प्रेरित करे या घूर्णन गति करा दे, उस बल को प्रभाव को हम लोग बल आघूर्ण कहते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं बल आघूर्ण की गणितीय परिभाषा क्या होगी। तो गणितीय परिभाषा देखने के लिए देखिए आप यहाँ पर हम लोग एक रेफरेंस फ्रेम लिए हैं और इस रेफरेंस फ्रेम में 3 अक्ष है, x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष है। इनका जो मूल बिंदु O है और मूल बिंदु O के सापेक्ष देखा जाए तो स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है और इस बिंदु P का O के सापेक्ष स्थित वेक्टर r है। इस बिंदु P पर हमने बल F लगाया है। बल जो वेक्टर F है स्थित सदिश के साथ जो कोण बना रही है वो कोण आपका ये थीटा हो गया। अब इस बल का इस बिंदु पर जो कि P पर कार्यरत है मूल बिंदु O के सापेक्ष बल आघूर्ण निम्न समीकरण द्वारा दिया जाएगा। वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वेक्टर R क्रॉस वेक्टर F, जहां वेक्टर टाउ बल आघूर्ण है ये, और आप जान रहे हैं कि वेक्टर R बिंदु P का O के सापेक्ष स्थित वेक्टर है, वेक्टर F बिंदु P पर आरोपित बल है। उपरोक्त समीकरण से आप पाएंगे जब इसका आप परिमाण लिखेंगे तो टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा आर एफ साइन थीटा, समीकरण 1, जहां थीटा वेक्टर आर वेक्टर एफ के बीच का लघु कोण है एवं लघु कोण है। अब आप इसी समीकरण को 2 रूप से लिख सकते हैं। पुनः समीकरण 1 से देखिए, टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा आर साइन ऑफ थीटा इंटू यू इंटू एफ। आर इसको आप लिख सकते हैं आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, जहां आर परपेंडिकुलर बता रहा है आर साइन थीटा और ये आर साइन थीटा बताता है बल की क्रिया रेखा और मूल बिंदु के बीच की लंबवत दूरी। पुनः समीकरण 1 से आप देखिए, पुनः समीकरण 1 से आप पाएंगे कि टाउ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। आप चाहे इसको लिख सकते हैं आर एफ परपेंडिकुलर, जहां एफ परपेंडिकुलर जो है
एफ साइन थीटा है और एफ साइन थीटा बताता है वेक्टर एफ का वेक्टर आर के लंबवत दिशा में घटक का परिमाण है। वेक्टर एफ का वेक्टर आर के लंबवत दिशा में घटक का परिमाण है। तो इस तरह से आपने एक कण पर आरोपित बल आघूर्ण को परिभाषित कर दिए हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं कि बल आघूर्ण का मात्रक क्या होगा। अभी आपने एक समीकरण प्राप्त किया है कि बल आघूर्ण ये टाउ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। तो इस समीकरण से टाउ का मात्रक न्यूटन मीटर यानी NM है। न्यूटन मीटर हो गया इसका मात्रक। इसका विमीय सूत्र ML2T-2 है। ध्यान दीजिएगा कि कार्य का भी मात्रक न्यूटन मीटर होता है। कार्य का मात्रक भी न्यूटन मीटर होता है, लेकिन यहाँ मात्रक के नाते आप यह नहीं कर सकते कि कार्य और बल आघूर्ण एक ही राशि है। बल आघूर्ण एक सदिश राशि होती है जबकि कार्य आपका अदिश राशि है। आगे चलते हुए हम आपको बताते हैं कि अभी आपने सदिश रूप में पाया था कि किसी एक कण पर लगने वाले बल का बल आघूर्ण वेक्टर टाउ इज इक्वल टू था वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ है। यानी यहाँ पर बल आघूर्ण सदिश गुणन के जितने भी गुण हैं उन सभी गुणों का पालन करेगा। साथ ही साथ यदि एफ की दिशा उलट दिया जाए तो वेक्टर टाउ की दिशा परिवर्तित हो जाएगी। दिशा परिवर्तित हो जाएगी। इसके विपरीत यदि मान लीजिए आप वेक्टर आर एवं वेक्टर एफ दोनों की दिशा उलट दें तो वेक्टर टाउ की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिए टाउ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा से यहां से स्पष्ट है कि आर का मान जितना ही अधिक होगा बल आघूर्ण का मान उतना ही ज्यादा होगा। यही कारण है कि जब दरवाजा में हत्था लगाया जाता है यानी जो खोलने बंद करने के लिए वो कब्जे से दूर लगाया जाता है। आप लोग देखे होंगे घर की जो चाकी होती है वहां पर भी खूंटी घूर्णन अक्ष से दूर रखी जाती है और जब पेचकस का जो हैंडल होता है उसको भी इसीलिए चौड़ा बनाया जाता है। तो ये सब बल आघूर्ण के कारण ऐसा किया जाता है। आइए अब हम आपको बताते हैं बल आघूर्ण संबंधी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। पहला देखिए, यदि किसी बिंदु के विभिन्न कणों पर कई बल आघूर्ण कार्य कर रहे हैं, मान लीजिए कोई पिंड है और उसके विभिन्न कणों पर जो बल आघूर्ण लग रहे हैं वो टाउ 1 हो गया, कामा टाउ 2 हो गया, कामा टाउ 3 है, ये वेक्टर रूप में है सभी, वेक्टर टाउ n है। तो
उस पिंड पर कुल बल आघूर्ण यानी टाउ टोटल इज इक्वल टू जाएगा टाउ 1 प्लस वेक्टर टाउ 2 प्लस वेक्टर टाउ 3 प्लस डॉट 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 प्लस वेक्टर टाउ n। ये हो गया, यानी समस्त बिंदुओं पर जो बल आघूर्ण लग रहे हैं उनका सदिश योग लेंगे। दूसरा, किसी घूर्णन अक्ष के परितः किसी पिंड का बल आघूर्ण उसके कणों पर लगने वाले बल आघूर्ण के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, अर्थात टाउ z टोटल इज इक्वल टू टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यदि बल पिंड को एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त घुमाने की प्रवृत्ति रखता है, तो यहाँ पर टाउ जो होता है वो आपका पॉजिटिव माना जाता है। और यदि बल पिंड को क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज टर्न करने की प्रक्रिया में है या घुमाने की प्रवृत्ति रखता है, तो यहाँ टाउ को हम लोग निगेटिव मानते हैं। ये प्रक्रिया इस तरह से देखा जाता है और इसका उपयोग हम लोग आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करने में भी करेंगे। अब आइए देखते हैं कोणीय संवेग क्या होता है। आप लोग रेखीय संवेग पढ़ चुके हैं, तो जिस तरह से रेखीय गति में रेखीय संवेग होता है उसी के सदृश घूर्णी गति में कोणीय संवेग होता है। तो अब परिभाषा स्वरूप में कहा जाता है कि किसी गतिमान कण का किसी बिंदु के परितः कोणीय संवेग कणों के रेखीय संवेगों के आघूर्णों के बराबर होता है। यानी कि अगर आप गतिमान कण की बात कर रहे हैं तो कोई गतिमान कण है और उस गतिमान कण का मान लीजिए अगर द्रव्यमान आप रख लेते हैं स्मॉल m और उसका वेग स्मॉल v है, तो उसका रेखीय संवेग हो जाएगा वेक्टर p इज इक्वल टू m वेक्टर v। अब इस रेखीय संवेग का हम लोग जब आघूर्ण निकालेंगे तो हमको कोणीय संवेग प्राप्त होगा। अब यहाँ देखिए, इस मूल बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु हमने यहाँ पर लिया है और इस कण का द्रव्यमान स्मॉल m है और इसका वेग स्मॉल v है और मूल बिंदु के सापेक्ष इस कण की स्थिति स्मॉल वेक्टर r है। अब यहाँ पर तब कण का कोणीय संवेग तो हो जाएगा स्मॉल वेक्टर L इज इक्वल टू वेक्टर R क्रॉस वेक्टर P और परिमाण में L इज इक्वल टू हो जाएगा R P साइन थीटा, जहाँ थीटा बता रहा है वेक्टर R एवं वेक्टर P के बीच का लघु कोण है। थीटा वेक्टर R एवं वेक्टर P के बीच का लघु कोण है। अब आप चाहें तो इस समीकरण को ध्यान से देखिए, हमको कुछ थोड़ा सा इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि L इज इक्वल टू R साइन थीटा इंटू P। R लिख सकते हैं R परपेंडिकुलर इंटू P। L इक्वल टू जहां R परपेंडिकुलर बताता है R साइन थीटा, ये बताएगा मूल बिंदु से कण के वेग के बीच की लंबवत दूरी, यानी जो कण का वेग होगा उस वेग की दिशा से और मूल बिंदु के बीच की जो ये लंबवत दूरी होगी उसकी वैल्यू हो जाएगा R साइन थीटा। पुनः इस समीकरण को आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि L इज इक्वल टू R P साइन ऑफ थीटा और L इज इक्वल टू जाएगा R
P परपेंडिकुलर, जहां P परपेंडिकुलर इज इक्वल टू जाता है P साइन ऑफ थीटा, और ये बताता है वेक्टर P का वेक्टर R के लंबवत दिशा में घटक का परिमाण है। तो इस प्रकार से आप चाहें तो दो रूप में आप कोणीय संवेग को परिभाषित कर सकते हैं। दूसरा, कोणीय संवेग का मात्रक, कोणीय संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड है, और इसका विमीय सूत्र, इसका विमीय सूत्र mL2T-1, ये इसका बीमा हो गया। आइए अब हम लोग देखते हैं कि बल आघूर्ण एवं कोणीय संवेगों के संबंध है। यानी कि अगर किसी कण पर कोई बल आघूर्ण है और साथ ही साथ वहाँ पर कोणीय संवेग भी मिल रहा है, तो दोनों में क्या संबंध है इसको हम लोग देखेंगे। अभी आपने पढ़ा है कोणीय संवेग के लिए कि वेक्टर L इज इक्वल टू वेक्टर R क्रॉस वेक्टर P। ये कोणीय संवेग के लिए समीकरण है। इस समीकरण का T के सापेक्ष अवकलन करने पर अब इसका अवकलन कर दीजिए तो आप पाएंगे dl वेक्टर ओवर dt इज इक्वल टू d ओवर dt वेक्टर r क्रॉस वेक्टर p। अब क्या करिए, दो फलनों के गुणन के रूप में अवकल जिस तरह से परिभाषित है उसी अनुसार करते हैं। तो dr वेक्टर ओवर dt क्रॉस p प्लस ये हो जाएगा वेक्टर r क्रॉस dp वेक्टर ओवर dt। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। परंतु आप देखते हैं कि dr ओवर वेक्टर ओवर dt इज इक्वल टू v वेक्टर, ये ताक्षणिक रेखीय वेग है, तथा वेक्टर p इज इक्वल टू होता है m वेक्टर v। देयरफॉर dr वेक्टर ओवर dt क्रॉस p, वेक्टर p इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर v क्रॉस m वेक्टर v, और m वेक्टर v क्रॉस वेक्टर v इज इक्वल टू हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो सदिश जो कि एक ही दिशा में यानी समान वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। अब समीकरण 2 और 3 से, इसलिए समीकरण 2 एवं 3 से आप पाएंगे कि dl वेक्टर ओवर dt इज इक्वल टू वेक्टर r क्रॉस dp वेक्टर ओवर dt इज इक्वल टू जाएगा वेक्टर r क्रॉस ये वेक्टर f। क्यों? क्योंकि परिभाषा से है कि वेक्टर f बराबर होता है dp वेक्टर ओवर dt। अब यहाँ से देखिए dl वेक्टर ओवर dt इज इक्वल टू जाएगा वेक्टर टाउ। क्यों? क्योंकि वेक्टर टाउ इज इक्वल टू होता है वेक्टर r क्रॉस वेक्टर f। अभी आप इसके पहले परिभाषित किया गया है जो कि एक कण के संदर्भ में है, आगे और भी। तो इस प्रकार से देखा जाए तो कोणीय संवेग का समय के साथ परिवर्तन की दर बल आघूर्ण के बराबर होता है। अब हम लोग देखते हैं इसी को होता है। आइए अब हम लोग देखते हैं एक आंकिक प्रश्न है। कह रहा है मूल बिंदु के सापेक्ष बल
यहाँ देखिए सोल्यूशन F इज इक्वल टू हो गया आपका 7I प्लस 3J माइनस 5K। इतना न्यूटन का बल हो गया, याद कीजिए का बल लागू गया जिस पर जिस कण पर लगता है उसका स्थित सदिश, यानी वेक्टर R इक्वल टू है I माइनस J प्लस K हो गया। ये इतना मीटर में आ जाएगा आपका। अब आप परिभाषा देखिए, वेक्टर टाउ इज इक्वल टू होता है वेक्टर R क्रॉस वेक्टर F, और आप इसको जब एक साड़ी के रूप में लिखते तो आप पाएंगे कि I यूनिट वेक्टर J यूनिट वेक्टर K। इस तरह लिखने का तरीका है, पहले वेक्टर R के I J K के गुणांक 1 माइनस 1 1, फिर F के यूनिट वेक्टर I J और K के गुणांक 7 3 माइनस 5। अब आप इसको तोड़ेंगे तो पाएंगे वेक्टर टाउ इज इक्वल टू I यूनिट वेक्टर I। अब जिस रो में I है और जिस रो में जिस कॉलम में उसको छोड़ दीजिए, तो 5 का नम 5 माइनस 3 माइनस यूनिट वेक्टर J, इसको आप छोड़ देंगे ऐसे तो माइनस 5 माइनस 7 प्लस K, आप इसको छोड़ देंगे 3 माइनस 7 तो प्लस हो जाएगा ये 7 है। तो घटेगा 2I, ये हो जाएगा प्लस 12 यूनिट वेक्टर J, अब प्लस हो जाएगा 10 यूनिट वेक्टर K। तो ये यूनिट वेक्टर 2 यूनिट वेक्टर I प्लस 12 यूनिट वेक्टर J प्लस 10 यूनिट वेक्टर K, ये टाउ की वैल्यू हो गई। और ये उस कण पर लगने वाले बल का बल आघूर्ण है। आइए बच्चों, अब हम लोग एक अंकीय प्रश्न और सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या ये कह रहा अंकीय प्रश्न, किसी कण की मूल बिंदु के सापेक्ष स्थित सदिश दे दिया है, यानी वेक्टर R इक्वल टू हो जाएगा 2 यूनिट वेक्टर I प्लस 3 यूनिट वेक्टर J माइनस 5 यूनिट वेक्टर K मीटर हो गया। ये इस कण का संवेग वेक्टर P की वैल्यू दे रहा है I प्लस J माइनस 5 यूनिट वेक्टर K, इतना किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है। कोणीय संवेग यानी आपसे पूछ रहा है स्मॉल वेक्टर L इक्वल टू परिभाषा से यूनिट वेक्टर R क्रॉस वेक्टर P होगा। अब आप वैल्यू रखेंगे यूनिट वेक्टर I यूनिट वेक्टर J यूनिट वेक्टर K। यहाँ से देखिए पहले R का I J के गुणांक रखिए तो 2 3 माइनस 5। अब वेक्टर P के यूनिट वेक्टर I J के गुणांक रखिए 1 1 माइनस 5, ये हो गया। अब आप पाएंगे कि वेक्टर L इज इक्वल टू पाएंगे यूनिट वेक्टर I, अब I से छोड़ दीजिए तो माइनस 15 15 माइनस 15 हो जाएगा। अब माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 5 माइनस J, तोड़ दीजिए इसको ऐसे ऐसे, इसको तोड़ दे रहे तो माइनस 10 प्लस 5 माइनस 10 प्लस 5 प्लस J यूनिट वेक्टर J हो जाएगा। आप यूनिट वेक्टर K होगा ये, प्लस यूनिट वेक्टर K ये हो जाएगा आपका। ऐसे करेंगे तो 2 माइनस 3 तो हो जाएगा माइनस 10 I यूनिट वेक्टर I, ये हो जाएगा प्लस 5 यूनिट वेक्टर J, और ये हो जाएगा माइनस आपका यूनिट वेक्टर K। माइनस यहाँ कॉमन ले लीजिए तो 10 यूनिट वेक्टर I माइनस 5 यूनिट वेक्टर J प्लस हो जाएगा यूनिट वेक्टर K। ये हो जाएगा आपका कोणीय संवेग है। अब आइए हम आपको एक गृह कार्य देते हैं बच्चों, आप इसको सॉल्व करिएगा और देखिएगा बहुत इजी क्वेश्चन दिए गए, 3 क्वेश्चन हैं। साथ ही साथ आप अपनी अगली व्याख्यान के लिए तैयारी बनाइए। जब हम लोग भाग 7 लेकर आएंगे उसमें पिंड के बल आघूर्ण, उसके कोणीय संवेग की बात होगी। यहाँ जो की बात था केवल एक कण के लिए था। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।